Hello, all. Welcome to session 2 of Some Basic Principles and Techniques in Organic Chemistry. In this session, we will deal with structural representation of organic compound. पर स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो पढ़ने के पहले हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए जैसे हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी बेसिकली मीन बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला. Molecular formula of a compound represents the ratio of actual number of atoms of different elements present in the molecule. मतलब अगर सपोज हमारे पास में ग्लूकोज है C6H12O6, सो एक्चुअल नंबर ऑफ रेशियो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका रेशियो है कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज 6:12:6. हाउएवर अगर सपोज हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो की बात करें तो सिंपलेस्ट रेशियो कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन अगर हम लोग सबको 6 से डिवाइड कर देते हैं तो दैट वुड हैव बीन 1:2:1. तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है एंड द सिंपलेस्ट रेशियो इज कॉल्ड एज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला. आगे चल के भी पढ़ेंगे. इनफैक्ट आप लोगों ने सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा. दिस इज कॉल्ड एज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला. हाउएवर जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो है इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है ना ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विल बी टर्म्ड एज ये जो है दिस विल कॉल एज अ molecular formula. So molecular formula of glucose represents that carbon is to hydrogen is to oxygen is 6:12:6. और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. Let's take an example of ethane. ethane का फॉर्मूला होना चाहिए C2H6. This is ethane. ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए. तो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें ये बताता है कि भाई कार्बन इज टू हाइड्रोजन एक्चुअल नंबर रेशियो इज 2:6. अगर सपोज हम लोग इसी का सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा. सिंपलेस्ट रेशियो C:H अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 1:3. इसका मतलब इसका सिंपलेस्ट रेशियो होना चाहिए CH3 which will be termed as empirical formula. So ये बिल्कुल सही है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड है दैट रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. तो हम इसके ऊपर से ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि ए The atomic composition of a molecule is represented by molecular formula. यानी molecular formula सिर्फ कौन कौन से atoms है ये और क्या रेशियो में है ये बताता है. B. The molecular formula gives the number and types of various atoms present in a molecule. क्या नंबर है उनका मतलब जैसे हम लोग ग्लूकोज की बात करते हैं C6H12O6 तो 6 कार्बन आटम है 12 हाइड्रोजन आटम है 6 ऑक्सीजन आटम है. तो वो नंबर कितने नंबर ऑफ आटम्स है और कौन कौन से टाइप के आटम्स है इसके बारे में हमको जानकारी देता है. मतलब अगर सपोज हम लोग डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज की बात करें फॉर एग्जांपल अगर सपोज मेरे पास में ग्लूकोज है मैं समझता हूँ इट इज C6H12O6. दिस इज ग्लूकोज. ओके सिमिलरली अगर सपोज मुझे चाहिए बेंजीन तो मैं समझता हूँ C6H6. मैं समझता हूँ कि बेंजीन में 6 कार्बन आटम्स होंगे 6 हाइड्रोजन आटम होंगे. सो दिस इज बेंजीन. सिमिलरली अगर इथेन लेते हैं तो वो होना चाहिए C2H6. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको समझ में आ रहा है कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला द रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स रेशियो ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल बताता है. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बता रहा है कि 6 कार्बन ग्लूकोज में 6 कार्बन आटम है 12 हाइड्रोजन आटम है और 6 ऑक्सीजन आटम है. लेकिन किस तरीके से स्ट्रक्चर है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी भी बता नहीं सकता. इसका मतलब दो हम लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है लेकिन हम लोगों को उसका स्ट्रक्चर नहीं पता. तो molecular formula could not explain the structure of
अ मॉलिक्यूल। और इसीलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम लोग स्ट्रक्चर का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में डिफरेंट तरीके हैं। हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं कहते, हम जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास में 3 डिफरेंट तरीके होते हैं। एक तो हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या फिर हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या हम लोग बनाते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आइए पहले हम ये समझते हैं कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। कभी भी जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है कोई भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का, दैट इज लेविस स्ट्रक्चर। और हम लोग लेविस स्ट्रक्चर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दे आर कोवैलेंट कंपाउंड्स, यानी उसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, और कोवैलेंट बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन हम लोग लेविस स्ट्रक्चर से देते थे। सो द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी मॉलिक्यूल इज लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर में क्या होता था, हम लेविस स्ट्रक्चर में जो भी दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है उसको हम लोग डिनोट करते थे, है ना। सो इन लेविस स्ट्रक्चर ईच बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय शोइंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। लेकिन हम इसको आसान कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ ड्राइंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ शेयर्ड पेयर, हम क्या कर सकते हैं, डैश भी बना सकते हैं। सो हम कहेंगे कि द लेविस स्ट्रक्चर्स कैन बी सिंप्लीफाइड बाय रिप्रेजेंटिंग द 2 इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड बाय डैश। फिर अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो हम लोग क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 डैशेस, डबल डैश। और ट्रिपल बॉन्ड अगर रहेगा तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रिपल डैश। So हम add on करते हैं कि in this representation a single bond is represented by single dash, a double bond by a double dash and a triple bond by a triple dash। अब इसमें एक और पॉइंट है कि जो लोन पेयर होता है कोई भी एटम के ऊपर, it may or may not be shown in this kind of representation। तो अब इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, रादर हम कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एग्जांपल, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर इथेन। हम पहला वाला पार्ट मॉलिक्यूल लेते हैं। हमें पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इथेन का C2H6, तो उसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा और हर एक में 3 हाइड्रोजन आटम्स लगेंगे। हर एक कार्बन आटम में 3 हाइड्रोजन आटम्स लगेंगे। तो ये हो गया उसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसी तरीके से अगर सपोज हम लोग इथीन के लिए बनाते हैं तो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। इथीन रहेगा एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और जो हाइड्रोजन है हर एक कार्बन आटम में 2 हाइड्रोजन आटम्स लगेंगे। सिमिलरली अगर सपोज हम लोग इथाइन का स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो इथाइन का जो फॉर्मूला है दैट इज C2H2, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए और हर एक कार्बन को एक एक हाइड्रोजन आटम अटैच होना चाहिए। सो इस तरीके से ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, इथेन इथीन इथाइन। हम एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि लेट्स से मिथेनॉल का फॉर्मूला है CH3OH, और इसीलिए ये एक कार्बन आटम में 3 जो है वो हाइड्रोजन आटम लगे हुए होने चाहिए। हमने कहा ना CH3, तो ये 3 हाइड्रोजन आटम लगे हुए हैं। इसके अलावा एक ऑक्सीजन आटम भी लगा हुआ है और उस ऑक्सीजन आटम में फिर हाइड्रोजन भी, सो ये ऑक्सीजन आटम लगा हुआ है और उसमें फिर लगा हुआ है हाइड्रोजन। तो ये कंप्लीट जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ मिथेनॉल का। एक और कंपाउंड करते हैं, लेट अस से प्रोपेन का कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C3H8। इसका मतलब इसमें 3 कार्बन आटम हैं जो आपस में एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और पहले वाले कार्बन आटम में 3 हाइड्रोजन, दूसरे में 2 और तीसरे में 3 हाइड्रोजन आटम्स लगे हुए हैं। तो इस हिसाब से इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरीके से होगा। दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर सपोज हम लोग थोड़ा बड़ा वाला कंपाउंड लेते हैं, जैसे लेट्स से ऑक्टेन का हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। सो ऑक्टेन का फॉर्मूला है C8H18। तो हमें समझ में आ रहा है कि उसके अंदर 8 कार्बन आटम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब क्योंकि हर एक कार्बन आटम के 4 बॉन्ड बनते हैं, तो हमें समझ में आ रहा है जो फर्स्ट वाला कार्बन आटम है उसका एक ही बॉन्ड बना हुआ है। इसका मतलब बाकी 3 बॉन्ड जो है और बनेंगे। जो सेकंड वाला कार्बन आटम है उसके 2 बॉन्ड बने हुए ऑलरेडी, तो ये 2 बॉन्ड बने उसके, इन्हें टोटल हो गए 4। सो इसी तरीके से आपको क्या करने हैं कि हर एक कार्बन आटम के 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन इज टेट्रा कोवैलेंट। अब इन सभी में लगेगा हाइड्रोजन। तो अब इन सब में अगर सपोज हाइड्रोजन लगाते हैं हम लोग, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करते हैं या कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग हर एक कोवैलेंट बॉन्ड को एक डैश से डिनोट करते हैं। डबल बॉन्ड रहेगा तो डबल डैश, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ट्रिपल डैश। लेकिन हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। ये इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है, इससे भी बड़ा वाला जो है कंपाउंड बन सकता है हमारे पास में, तो उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। और इसीलिए हम लोग जनरली कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं लिखते या कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बनाते, तो हम लोग दूसरा वाला एक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए, विच इज कॉल्ड एज कंडेंस्ड फॉर्मूला। जो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो जो अरेंजमेंट है प्रीवियसली जैसे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में था वैसा ही शो करता है। बस इसमें एक है कि ये सारे के सारे बॉन्ड्स या कुछ बॉन्ड जो है इसमें से नहीं शो करता, और इसलिए हम लोग कहते हैं कि इन कंडेंस्ड फॉर्मूला द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज शोन बट द बॉन्ड्स बिटवीन सम और ऑल द एटम्स मे नॉट बी शोन। हम जब एग्जांपल लेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। और इसमें एक एडिशनल पॉइंट है। इसमें एडिशनल पॉइंट ये है कि अगर सपोज रिपीटेटिव ग्रुप्स है, तो ये जो रिपीटेटिव ग्रुप्स है वो इकट्ठा लिख के उसको सबस्क्रिप्ट दिया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इन एडिशन टू दिस द नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच्ड टू एन एटम आर इंडिकेटेड बाय सबस्क्रिप्ट। और क्या हुआ है कि एक्चुअली जो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था वो काफ़ी लेंदी था, वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। तो अभी जब हम लोग बहुत सारे बॉन्ड्स नहीं बना रहे हैं या कुछ ही बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसमें हमारा जो है टाइम जो है काफ़ी बचेगा, और जो स्ट्रक्चर रहेगा वो भी काफ़ी कंडेंस्ड फॉर्म में रहेगा, छोटे फॉर्म में रहेगा। जैसे कि प्रोपेन लेते हैं जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8। इसका अगर सपोज हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कंप्लीट स्ट्रक्चर वुड हैव बीन लाइक दिस, कि जिसके अंदर देखिए अब हर एक कार्बन आटम के 4 बॉन्ड बनने हैं, तो इसका एक ही बॉन्ड बना था पहले वाले कार्बन आटम के, तो 3 दिए। 2 सेकंड वाले के 2 बॉन्ड्स बने ऑलरेडी 2 कार्बन आटम के साथ में, तो ये 2, और लास्ट वाले में एक ही बॉन्ड बना हुआ है तो बचे हैं 3। क्यों? क्योंकि हर एक कार्बन आटम के बॉन्ड कितने होते हैं? वो होते हैं 4। और इसीलिए अब इसमें ये 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन लगेंगे और इसमें 3 हाइड्रोजन लगेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। लेकिन यही अगर सपोज हम लोग कंडेंस्ड स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं तो हम लोग कंडेंस्ड स्ट्रक्चर लिखते हैं कुछ इस तरीके से, जहां पे कार्बन तो हम लोग लिख देंगे 3, लेकिन उसके साथ में जो हाइड्रोजन है उनके बॉन्ड हम लोगों ने नहीं बनाए।
तो ये हो जाएगा आपका कंडेंस स्ट्रक्चर, या इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और CH3 CH2 CH3, जहां हमने कोई भी बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया या नहीं डिनोट किया। तो ये जो पहला वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमारा था कंप्लीट स्ट्रक्चर, और ये जो दो बने हमारे, दिस कैन बी कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कंडेंस स्ट्रक्चर कितना कंडेंस लिखना चाहते हैं। हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास में एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसके अंदर हम लोगों को इस तरीके का अरेंजमेंट दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, और इसमें हमें हाइड्रोजन आटम्स भी लगा के दिए हुए हैं, they are like this। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और हमें बोला गया है कि भाई इसका कंडेंस फॉर्मूला, तो हम इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसा लिखेंगे? तो जो सबसे पहला वाला है दैट शुड बी CH2, और डबल बॉन्ड होगा, नेक्स्ट वाला कार्बन आटम होगा जिसके साथ में H होगा, फिर सिंगल बॉन्ड है, और वहां पे कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन आटम्स दिखाई दे रहे हैं, फिर सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन आटम दिखाई दे रहे हैं। अगर सपोज हम लोग बात करें तो इसमें जो हमें दिया हुआ था दैट इज, पहला वाला इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और जो सेकेंड वाला है दैट इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि जो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो जो है ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक और थोड़ा सा बड़ा वाला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अभी कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोगों को ऐसा दिया हुआ है, बड़ा सा स्ट्रक्चर दिया है, और इसका हम लोगों को लिखना है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट वाला है CH3, सेकेंड वाला है CH2, थर्ड वाला है CH2, फोर्थ वाला है, फिफ्थ वाला है, सिक्स्थ भी है आपका CH2, सेवेंथ भी है आपका CH2, और लास्ट वाला हम लोग लिख सकते हैं COOH। तो ये हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होगा। पर इस कंडेंस्ड फॉर्मूला को भी हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि भाई एक तो CH3 है, उसके बाद में आपके पास में CH2 है, कितने 1 2 3 4 5 और 6, और उसके बाद में COOH है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो CH3 इन ब्रैकेट। अब 6 CH2 है, तो ये 6 CH2 जो है आप ब्रैकेट में लिख सकते हो CH2 by 6।
तो अगर रिपीटेटिव यूनिट है तो हम लोग वहां पे सबस्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। तो 6 टाइम्स जो है CH2 आया तो हम लोगों ने लिख दिया CH2 और आगे जो है आपकी कौन है COOH। तो ये और भी ज्यादा कंडेंस फॉर्म में हमने लिखा हुआ है, तो ये हमारा ज्यादा बेटर जो है कंडेंस्ड फॉर्मूला हुआ। सिमिलरली जब भी ब्रांचेस रहेंगे तो भी हम लोग इस तरीके से ब्रैकेट में लिख सकते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें ब्रांचेस भी है। लेट्स से हम अगर बात करें तो यहाँ ब्रांच है ये वाले कार्बन एटम पे, सिमिलरली यहाँ पे भी ब्रांच है। इसको अगर सपोज डिनोट करना है हमको कंडेंस फॉर्मूला में, तो हम इस तरीके से उसको लिखते हैं कि पहला वाला तो आपका जो है दैट इज CH3, तो ये हमने बनाया पहले CH3। अब सेकंड वाला जो है आपके पास में CH जिसमें एक ब्रांच लगा हुआ है, तो हम इसमें लिख देते हैं CH। और आपके पास में देखिए ये एक ब्रांच है, ओके। तो हम उसको लिख देते हैं ब्रैकेट में एज ब्रांच कौन है CH3 उसके बाद में CH2, दो CH2 है तो हम लिख देते हैं CH2 उसके बाद में हमारे पास में जो है एक ब्रांच के साथ में CH है, उसमें भी एक ब्रांच है, तो उसको भी हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं एज CH3 और लास्ट में आपके पास में है CH3। इस तरीके से जो है आपका ये कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया या कंडेंस्ड स्ट्रक्चर आपने जो है बनाया जो गिवन है। तो हम जनरली जो ब्रैकेट्स हैं उसमें या तो जो रिपीटेटिव है उनको लिख सकते हैं या फिर जो ब्रांचेस है उसको भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या रिप्रेजेंटेशन। एक और कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारे पास में दिया हुआ है और इसका हम लोगों को कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना है। तो कंडेंस्ड फॉर्मूला अगर लिखना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो है वो CH3 है, तो हम लिखेंगे C और उसके साथ में 3 H है H3। बाद में बीच में जो है वो C है और उसमें 2 CH3 लगे हैं ऊपर और नीचे, ये एक CH3 लगा हुआ है और ये एक CH3 लगा हुआ है, और इसीलिए हम लिख सकते हैं C इन ब्रैकेट CH3 बाई या CH3 ट्वाइस और फिर CH3। इनफैक्ट इससे भी शॉर्ट हम कर सकते हैं, ओके। ये जो कंडेंस फॉर्मूला इससे और शॉर्ट कंडेंस फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब हमको समझ में आता है कि इसमें एक ही कार्बन आटम में 4 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, इसीलिए इसका कंडेंस फॉर्मूला हम इस तरीके से लिख सकते हैं और C इसमें 4 CH3 लगे हुए हैं तो CH3 4 टाइम्स। यही वाला जो कंपाउंड है
ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी इट विल डिपेंड अपॉन यू कि आप कितने बॉन्ड दिखाते हो, कितने बॉन्ड नहीं दिखाते हो, ब्रांचेस किस तरीके से दिखाते हो। तो इस तरीके से आप और कंडेंस फॉर्म बना सकते हो। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था उसके अंदर सारे ही बॉन्ड्स हम लोग बता रहे थे डैश से। जो आपका कंडेंस फॉर्मूला है उसमें हम या तो कुछ बॉन्ड दिखाते हैं या सारे ही बॉन्ड नहीं दिखाते हैं, और हम लोग जो है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन जो केमिस्ट थे वो इससे भी आसान तरीके से कंपाउंड्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते थे। तो आज के डेट में हम लोग नया वाला जो है रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, और वो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स को नहीं शो किया जाता। मतलब इन दिस स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट शोन। और जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं उनको हम लोग जिगजैग मैनर में शो करते हैं। मतलब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हेक्सेन में एक कंटिन्यूअस 6 कार्बन आटम का चेन है, इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 2 कार्बन आटम्स हो गए, जहां पे हमेशा जो टर्मिनल रहेगा दैट विल रिप्रेजेंट CH3। फिर ये हमारे हो गए 3 कार्बन आटम, 4 कार्बन आटम, 5 कार्बन आटम और 6 कार्बन आटम्स। सिमिलरली अगर हम ब्यूटेन लेते हैं तो उसके अंदर 4 कार्बन आटम्स हैं, और इसीलिए इसको इस तरीके से डिनोट किया जाना चाहिए। दो कार्बन आटम हो गए, तीन कार्बन आटम हो गए, और ये 4th कार्बन आटम। मतलब इस तरीके से ये 4th वाला कार्बन आटम आएगा तो ओके, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। माने हम इसके अंदर 2 और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जिसमें पहला है कि जो टर्मिनल्स होते हैं वो मिथाइल ग्रुप को डिनोट करते हैं अनलेस इंडिकेटेड बाय फंक्शनल ग्रुप। अभी हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन देखा, उसमें जो टर्मिनल्स थे वो CH3 थे। दूसरा पॉइंट हम ये कहते हैं कि the line junctions denote carbon bonded to appropriate number of hydrogen atoms required to satisfy the valency of carbon atoms। माने जो आपका टर्मिनल है वो तो CH3 है, लेकिन जो जंक्शंस है वहां पे उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे जितने के कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए लगेंगे। फॉर एग्जांपल इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के लिए हम समझते हैं कि ये जो है ये टर्मिनल है, ये जो है वो टर्मिनल है। तो जो टर्मिनल है दैट शुड बी द CH3 ग्रुप। टर्मिनल जो है दैट शुड बी द CH3 ग्रुप। जबकि जो जंक्शंस है, ये जंक्शन हो गया, ये जंक्शन हो गया, ये जंक्शन हो गया, तो जो जंक्शन है उसमें उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम रहेंगे जितने की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए लगेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ ऑलरेडी अगर ये कार्बन आटम है तो 2 बॉन्ड्स बन गए, ये 1 और ये 2। सो क्योंकि 2 बॉन्ड बन गए, अभी 2 ही हाइड्रोजन लगेंगे, और इसीलिए यहाँ पे ये जो ग्रुप है वो होना चाहिए CH2 ग्रुप। ये वाला ग्रुप भी होना चाहिए CH2 ग्रुप, और ये भी जो ग्रुप है वो होना चाहिए CH2 ग्रुप। अब ये एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसके अंदर ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, और ये भी टर्मिनल है। तो ये जो सारे के सारे जो रेड डॉट्स है दे मस्ट बी CH3। ये CH3 होना चाहिए, ये भी आपका CH3 होना चाहिए, ये भी CH3 होना चाहिए, और ये भी CH3 होना चाहिए। अभी आपके पास में बचते हैं जंक्शंस,
और जो जंक्शंस है उन जंक्शंस को अगर हम देखेंगे तो यहाँ ऑलरेडी कार्बन के दो बॉन्ड बने हुए, एक ये और एक ये, दो बॉन्ड बने हुए। सो दिस मस्ट बी, अभी कितने लगेंगे उसको अपना वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए? दो, तो दिस मस्ट बी CH2, दो हाइड्रोजन अटैच होंगे। ये जंक्शन पॉइंट पे देखते हैं कि तीन बॉन्ड बने, एक, दो और तीन, और इसीलिए अभी उसको एक ही हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी अपना बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, और इसलिए ये होगा CH। सिमिलरली इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे ये वाला दो और ये तीन, तीन जो है वो ऑलरेडी उसके जो है बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो ये वाला जंक्शन भी CH कहलाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि भाई जो जंक्शन जो है वो डिनोट करते हैं carbon bonded to appropriate number of hydrogen atoms which are required to satisfy the valency of carbon atoms. बट इसके अलावा भी एक पॉइंट हमको कंसिडर करना चाहिए कि अगर सपोज अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन कोई दूसरा आटम है तो हमको इस रिप्रेजेंटेशन में उसको डिनोट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CHBr, CH3 को हम लोग ऐसा डिनोट कर सकते हैं, फर्स्ट वाला CH3 होगा, फिर CH2, फिर CH, और उस CH में हमारा लगा रहेगा Br। तो हम अपार्ट फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन अगर सपोज OH लगा है तो OH बना देंगे, COH लगा है तो COH, तो ये हमको बाकी के ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन है जो हमारे सीक्वेंस में बन के आ रहा है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स के लिए। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3। तो हमको समझ में आ रहा है कि हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 कार्बन आटम स्ट्रेट लाइन में है और एक कहीं ना कहीं पे बीच में ब्रांच है, दैट इज ऑन टू द थर्ड वाला जो है हमारा कार्बन आटम। तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे? तो पहले 6 कार्बन आटम का जिगजैग लाइन बना लेंगे, ये हो गया हमारा 6 कार्बन आटम का जिगजैग लाइन। और थर्ड वाले पे हमारा कौन लगा हुआ है? CH3। तो थर्ड वाले के लिए हम पता है टर्मिनल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? CH3। ऐसा हमारा स्ट्रक्चर होगा। सिमिलरली अगर सपोज हम लोगों को और एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और बोला इसका बॉन्ड लाइन बनाइए, तो ऐसे फॉर एग्जांपल B ये दिया है CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH, CH3 और CH3। तो हमको समझ में आ रहा है कि हमारे पास में 1 2 3 4 5 कार्बन आटम का जो है एक जिगजैग लाइन बनेगा और उसमें 3 जगह पे जो है वो ब्रांचेस बनेंगी। तो पहले हम लोग 5 कार्बन आटम्स का जिगजैग लाइन बना लेते हैं। तो हमारा ये 5 कार्बन आटम का जिगजैग लाइन हो गया, और सेकेंड पे एक CH3 है, थर्ड पे एक CH3 है और फोर्थ पे एक CH3 है। तो हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, हमें और एक स्ट्रक्चर दिया है और हमें कहा है कि भाई CH3C, CH3, CH3, CH, OH, CH, Br, CH3, और हमें इसका बॉन्ड लाइन बनाना है। तो हम फिर एक बार इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 तो स्ट्रेट में दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 कार्बन आटम का एक जिगजैग लाइन बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा 5 कार्बन आटम का जिगजैग लाइन। उसमें सेकेंड वाले में 2 CH3 ग्रुप है, तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, 2 CH3 ग्रुप हो गए। थर्ड वाले पे OH लगेगा और हमने कहा है कि इसको बनाना पड़ेगा अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन वाला, और फिफ्थ वाले पे Br बना हुआ है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सिमिलरली एक और स्ट्रक्चर लेते हैं हम लोग, हमें दिया हुआ है CH3, CH2, CH2, CH2,
COOH। तो हमें फिर समझ में आ रहा है कि 5 कार्बन आटम का जिगजैग लाइन बनेगा। तो ये हमारा जो है 5 कार्बन आटम का एक जिगजैग लाइन बन गया। इसमें लास्ट में हमारे पास में है ये कार्बन आटम 5 वाले में C डबल बॉन्ड O और OH, COOH। तो ये भी हमको उसके साथ में बनाना पड़ेगा। अब इतना नहीं, हमारे पास में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी होते हैं कि जिसके अंदर कार्बन आटम रिंग्स में मौजूद हो, जिनको हम लोग कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। इन कंपाउंड्स में हम लोग डायरेक्टली जो है रिंग बना के, बिना कार्बन और हाइड्रोजन के रिंग बना के हम लोग कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज हमें कंपाउंड दिया हुआ है CH2 CH2, तो इसको हम लोग बॉन्ड लाइन में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका हमारा बॉन्ड लाइन होगा सिंपल ट्रायंगल, जहां पे हम कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे। और अगर सपोज हम लोगों को दिया हुआ एक H2C CH2 HC डबल बॉन्ड CH, रिंग कंपाउंड है, तो इसका बॉन्ड लाइन इस तरीके से बनेगा। सिमिलरली अगर सपोज हमें इस तरीके का कंपाउंड दिया हुआ है CH2 CH2 CH CH2 CH3, तो इसका जो बॉन्ड लाइन है वो इस तरीके से होगा, ये तो ट्रायंगल हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में CH2 CH3, तो हम इस तरीके से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। और अभी हमको समझ में आता है कि जब हम लोग बेंजीन बनाते हैं तो बेंजीन हम ऐसा क्यों बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर बनाया हमने, दैट इज अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, वो किस स्ट्रक्चर से बना हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर से बनाया हुआ है। ये उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंप्लीट स्ट्रक्चर, और उससे ये जो है हमारा बॉन्ड लाइन बना हुआ है। हम लोग काफी पहले से बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते आ रहे थे, लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा था कि ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। देखा जाए तो हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। सिमिलरली अगर सपोज हम लोग को इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जहां पे CH2 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 CH2, तो इसका हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एकदम सिंपल सा बनेगा, and that is साइक्लोपेंटेन। इस तरीके से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो है वो और भी आसान होते हैं as compared to that of condensed structure, as compared to that of a complete structural formula। अभी तक जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स बनाए, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन किया, that was 2 डायमेंशनल, लेकिन 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन भी किया जा सकता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ऑन द पेपर। और वो कैसे करते हैं, तो उसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई अगर सपोज कार्बन की वैलेंसी 4 है और उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, तो उसकी 2 वैलेंसीज जो है वो पेपर में होगी, यानी प्लेन ऑफ द पेपर पे होगी। The bonds lying in the plane of the paper are denoted by using normal और imaginary line। तो हम ये assume करते हैं कि जो bonds प्लेन में है पेपर के,
उसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय यूजिंग द नॉर्मल या इमेजिनरी लाइन। लेट्स से फॉर एग्जांपल कार्बन की बात करें तो कार्बन इज टेट्रावैलेंट। तो कार्बन अगर टेट्रावैलेंट है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि उसकी जो दो लाइंस है यानी दो जो वैलेंसीज है दे आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर लाइक दिस and they are being denoted by normal lines। ये H और ये H हो गया। अब इसके दो बाकी वैलेंसीज है और ये जो दो वैलेंसीज है एक पेपर के नीचे होगी मतलब नीचे की ओर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और एक होगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। आप ये समझिए आपकी तरफ आ रहा है और एक नीचे की ओर जा रहा है तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं। तो जो पॉइंट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है यानी जो वैलेंसी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है उसको हम लोग जो है एक सॉलिड लाइन थिक सॉलिड लाइन या सॉलिड वेज से जो है वो डिनोट करते हैं। जैसे कि ये जो सॉलिड वेज वाला हाइड्रोजन आटम है ये हम एज्यूम करते हैं कि ये आपकी तरफ है मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जबकि ये जो दोनों हाइड्रोजन आटम्स है जो सिंगल एकदम स्लिम लाइन से बनाए हुए हैं ना वो इट्स इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर मतलब इसको पैरेलल है प्लेन में है और ये ऊपर की ओर है आपकी तरफ। सिमिलरली एक और हाइड्रोजन आटम रहेगा ना जो नीचे की ओर रहेगा उसको हम लोग डैश्ड वेज से बनाते हैं। So the dashed wedge is used to represent a bond lying below the plane of the paper यानी away from the observer यानी नीचे की ओर रहेगा वो, तो उसके लिए हम लोग एक डैश्ड वेज बनाएंगे। इस तरीके से जो चार वैलेंसीज है वो चार वैलेंसीज हमारी जो है हम लोगों ने एक दो जो है इन द प्लेन ऑफ द पेपर एक ऊपर हमारे तरफ और एक नीचे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर बनाई है। हम इसको इस तरीके से लिख भी सकते हैं। ये हमारा जो है एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम CH3Cl का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे और साथ ही में हम लोग CH3CH2OH का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें हम लोग मानते हैं कि ये CH3Cl में दो H दे आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द पेपर, एक H टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है यानी वो सॉलिड वेज से दिखाया जाएगा इस तरीके से, और जो Cl है वो Cl इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर यानी बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। वो हम लोग जो है वो डैश वेज से बनाते हैं और ये है हमारा Cl। सिमिलरली अगर CH3CH2OH की बात करें तो एक H और एक CH3 जो है दे आर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, एक H टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। अब हम ये स्ट्रक्चर बना कैसे रही इसके लिए ये वाला ये कार्बन आटम जिसमें दो H लगे एक CH3 लगा है और एक OH लगा हुआ है। अभी बाकी बचा हुआ है हमारा OH, तो OH जो है दैट इज बिलो द प्लेन ऑफ पेपर और वो हम लोगों ने जो है वो डैश वेज से बना दिया है। इस तरीके से जो है हम लोग थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट भी बना सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। बट बेसिकली हम लोग या तो बॉन्ड लाइन या कंडेंस स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग द या स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग and do subscribe to the channel to get more videos like this for your NEET and JEE preparation.